हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये लेक्चर। ठीक है। हम कर रहे हैं फुल बुक एंशियंट इंडिया सीरीज़ कर रहे हैं। इसमें हम पूरी की पूरी एंशियंट इंडिया की जो बुक है आर एस शर्मा उसको हम कवर कर रहे हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये इतना आसान नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी से करा जाए, तो इसमें मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लेकर चलूँगा। ठीक है। एक्स्ट्रा हमने जो रिसर्च करी है इस लेक्चर को बनाने में, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड जो हमारे टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको इसमें कवर करवाऊंगा। एक भी चीज़ हम एक्स्ट्रा नहीं, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करी जाए, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसको थ्री फेजेस में क्लासीफाई करा हुआ है। कितने फेजेस में क्लासीफाई करा हुआ है? मैं इसका एक बार कलर चेंज कर देता हूँ इस पेन का। ठीक है। इसको थ्री फेजेस में इट इज़ क्लासीफाइड इनटू थ्री फेजेस। ठीक है। किस बेसिस पे? आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस जो मिले हैं उस बेसिस पे इंडस वैली सिविलाइजेशन को थ्री पार्ट्स में कह सकते हो क्लासिफाई करा गया है। ठीक है। देखो हुआ क्या कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ऑल ऑफ अ सडन कोई डेवलप्ड, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी पहली बात तो ऑल ऑफ अ सडन तो ये डेवलपमेंट हुई नहीं होगी। तो सबसे पहले विलेजेस डेवलप हुए। फिर जब विलेजेस की इकोनॉमी थोड़ी इंप्रूव हुई, जब एग्रीकल्चर सही से हुआ, फिर अर्बन डेवलपमेंट हुई, सिटीज़ बने। ठीक है। बड़े बड़े शहर बने जैसे मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया। ठीक है। सभी को क्लियर है? तो जब ये इतने बड़े बड़े सिटीज बने तो इस वाले फेज को अलग एक नाम दिया गया। फिर जब धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट सिटीज का, टाउन्स का, तो उस वाले को भी अलग नाम दिया। तो स्टार्ट करते हैं। तो थ्री फेजेस थे। ठीक है। आप लिख सकते हैं साइड बाय साइड। जो पहला फेज है वो है अर्ली हड़प्पन। क्या है? अर्ली हड़प्पन। ठीक है। इसमें जो ईयर है वो 3300 टू 2600 बीसी है। क्या है? 3300 टू 2600 बीसी। फिर दूसरा है इसमें मैच्योर हड़प्पन फेस। ठीक है। मैच्योर मतलब जब पूरा अर्बनाइजेशन जो डेवलपमेंट था, ठीक है, सारी चीज़ें वो सारी बिल्कुल चरम सीमा पे थी। ठीक है। हाईएस्ट लेवल पे थी, अपने पीक लेवल पे थी। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें थर्ड जो था वो था लेट हड़प्पन। ये 1900 बीसी से टू कहाँ तक था? 1300 बीसी तक। सभी को क्लियर है? 1000 बीसी भी कहते हैं लेकिन 1300 बीसी तक लिख लीजिए आप। ठीक है। तो अर्ली हड़प्पन फेज था, सबसे पहले स्टार्ट हुआ। फिर मैच्योर हड़प्पन फेज था, फिर लेट हड़प्पन फेज था। सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब बात करते हैं जो अर्ली हड़प्पन फेज है, उसमें बेसिकली विलेज कम्युनिटीज फॉर्म हुई। ठीक है। जो एग्रीकल्चर था वो कह सकते हो इतना ज़्यादा प्राइम पे नहीं था। मैच्योर मैच्योर में सबसे ज़्यादा प्राइम पर आया एग्रीकल्चर, टूल्स और ज़्यादा डेवलप करे इन लोगों ने। ठीक है। ठीक है। हैंडमेड पॉटरी थी इनकी। ठीक है। या फिर बहुत सिंपल तरीके से व्हील मेड पॉटरी यूज़ करते थे। हम बात कर रहे हैं अर्ली हड़प्पन फेज़ की। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट साइट्स हैं कुछ, जैसे कोट दीजी है, अमरी है, धोलावीरा है। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। फिर मैच्योर हड़प्पन फेज़ है। हम मेनली पूरी बुक में, और मतलब मैं मेनली फोकस इसी पे रखूँगा। ठीक है। इसमें सारा ही इंक्लूड कर देंगे, मैच्योर हड़प्पन फेज़ जो पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें अर्बनाइजेशन हो जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है। ठीक है। मटेरियल कल्चर इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। पॉटरी को स्टैंडर्डाइजेशन कह सकते हो, मिल जाता है एक तरह से, स्टैंडर्डाइज हो जाती है पॉटरी। ठीक है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट आ जाती है। ठीक है। सबको समझ आ रहा है? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है वो पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड ये करने लग जाते हैं मेसोपोटामिया के मेसोपोटामिया के साथ, जो कि मतलब इराक जो है उस टाइम, इराक इराक के जो एरिया था वहाँ पर एक कह सकते हो किंगडम या फिर एक कल्चर, जैसे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसी तरह से एक और कल्चर था वहाँ पे जिसको मेसोपोटामिया कहा जाता है। ठीक है। सभी को क्लियर है? तो मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करते थे इस वाले में। ठीक है। इसमें वीट एडवांस एग्रीकल्चर था। तो बात करें मैच्योर के, एडवांस एग्रीकल्चर था। इसमें वीट, बार्ले, राइस, ये सब चीज़ें यूज़ करते थे। ठीक है। सभी को क्लियर है? लेट हड़प्पन फेज में क्या होता है, थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाता है। ये रहा लेट हड़प्पन फेज, डिक्लाइन हो जाता है। अब जो शहर थे वो थोड़े, मतलब जो जो शहरीकरण था वो भी डिक्लाइन होने लगा। ठीक है।
जो सेटलमेंट्स थी वो छोटी छोटी होने लगी। मैच्योर फेज में बहुत बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स थी, लेकिन जो लेट हड़प्पन फेज था वो क्या था, उसमें जो सेटलमेंट्स थी छोटी छोटी होने लगी। ठीक है, और जो जैसे मोहनजोदाड़ो था, हड़प्पा था, वो अबेंडन हो चुके थे। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ये नॉर्मल ये जो हमने क्लासिफिकेशन करा है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सो इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। सभी को क्लियर है? फिर स्टार्ट करते हैं। अब डिस्कवरी ऑफ आईवीसी पढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ आईवीसी क्या है एक्चुअली, क्या था 19th सेंचुरी में, करीबन 1920 के करीब, क्या होता है कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं और इंजीनियर्स हैं वो डिस्कवर करते हैं कि भाई जहाँ पे एक जगह पे मतलब पाकिस्तान में है अभी फिलहाल वो जगह, ठीक है, वहाँ पे रेलवे कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो रेलवे कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, कुछ ईंट की कमी पड़ गई। जो ईंट बनाते ना, जो ब्रिक्स बनाते हैं, तो जो ब्रिक्स थी उसकी कमी पड़ गई। तो मजदूरों ने क्या करा, एक जगह से वो ईंट उठाकर वो रेलवे ट्रैक्स बनाने लग गए। ठीक है, तो जब वहाँ के किसी टॉप इंजीनियर ने देखा होगा तो उन्हें पता चला दैट कि ये जो ईंट है ये मतलब इसका जो ओरिजिन है ये काफ़ी एंशंट है। तो इस तरह से कह सकते हो एक तरह से डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ दीज ब्रिक्स यूज्ड फॉर, एक सेकंड यहाँ पे कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, दीज ब्रिक्स यूज्ड फॉर बिल्डिंग ट्रैक्स वर रेमनेंट्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो तुक्का सा लगा कि भाई यार ये ईंट जो है ये कहाँ से आई है, मतलब वो अंग्रेज लोग भी देख के हैरान हो गए थे, भाई हाउ इज इट इवन पॉसिबल। ठीक है, तो फॉर्मल जो एक्सकवेशन था, जो फॉर्मल खुदाई थी, वो बाद में स्टार्ट हुई। ठीक है, फॉर्मल खुदाई बाद में स्टार्ट हुई। तो हड़प्पा की जो खुदाई होती है, एक्सकवेशन होती है, वो 1921 में होती है। ठीक है, और ये एक्सकवेशन किसने करवाई थी, ये एक्सकवेशन करी थी दयाराम साहनी जी ने करी थी। लेकिन जो सुपरविजन था वो किसने किसने करा था, किसका सुपरविजन था, जॉन मार्शल। ये कौन थे उस टाइम? डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। किसके डायरेक्टर थे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो हड़प्पा जो थी, हड़प्पा जो साइट थी, जो सबसे फर्स्ट साइट थी जो डिस्कवर हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इट वाज द फर्स्ट मेजर साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जिसकी एक्सकवेशन किसके अंडर हुई थी, मतलब इसकी एक्सकवेशन करी थी दयाराम साहनी ने, और सुपरविजन किसका था? सर जॉन मार्शल, हु वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर जो सेकंड साइट है, कुछ टाइम बाद ही 1922 में, 1922 में सेकंड साइट डिस्कवर होती है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ठीक है, और ये डिस्कवर करी थी आर डी बैनर्जी ने। किसने डिस्कवर करी थी? आर डी बैनर्जी ने। ठीक है, और ये बेसिकली साइट सिंध में है, मॉडर्न डे पाकिस्तान में। ठीक है, और सुपरविजन किसका था इसमें भी सुपरविजन सर जॉन मार्शल का ही था। सभी को क्लियर है? और देखा जाए कुछ टाइम बाद, मतलब जैसे ही इन्होंने एक्सकवेशन करा, रिसर्च करा, 1924 में सर जॉन मार्शल ने इस चीज़ को कह सकते हो इसकी अनाउंसमेंट करी थी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट 1924 में हुई थी, दैट की एक एक जो प्रीवियस एक एंशियंट सिविलाइजेशन है, जो कि जिसके एविडेंसेस मिले हैं, आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, 1924 में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था। सभी को क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे एक इमेजेस लगा रखे हैं यहाँ पे डिफरेंट इंपॉर्टेंट पर्सन्स की। ये क्वेश्चन एक्चुअली आ रखे हैं और एग्जाम में आ भी सकता है दोबारा। तो आप ये देख लीजिए, सर जॉन मार्शल ये रहे, दयाराम साहनी, ठीक है, आर डी बनर्जी, ठीक है, ई जे एच मैके, सर एस आर राव। एस आर राव की अगर बात करें, एस आर राव ने क्या डिस्कवर करा था? एस आर राव ने डिस्कवर करा था जो कि लोथल साइट है गुजरात में, जो कि लोथल साइट है गुजरात में, वो किसने डिस्कवर करा था? एस आर राव ने। ठीक है, ईजे एच मैके, जो ईजे एच मके मके है, जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन होगा। ठीक है, ईजे एच मके है, इन्होंने बेसिकली हड़प्पा में आगे फर्दर एक्सकवेशन करवाए थे या फिर फर्दर इन्होंने काम करा था। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा जैसा भी है। बट जो तीन चार नाम मैंने नाम बताए, एक तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, सर एस आर राव। ठीक है, ये भी याद ही कर लेना। ठीक है, आ सकता है इससे क्वेश्चन एक भी। ठीक है, तो देखा जाए तो जो इसकी डिस्कवरी थी वो एक तरह से कैसे थी, क्या मतलब जानबूझ कर, मतलब ये लोग ढूंढ रहे थे कि ऐसी कोई साइड नहीं। इसकी डिस्कवरी एक तरह से तुक्के से हुई थी, जब रेलवे ट्रैक्स बन रहे थे और मजदूरों ने मतलब ईंट उठा के लाए, ब्रिक्स उठा के लाए, और फिर उन्हें पता चला दैट कि ये जो ब्रिक्स है ये किसी एंशियंट सिविलाइजेशन की है, किसी ने मतलब कह सकते हो रिसेंटली नहीं बनाई है। सभी को क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ा जाए तो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स पे आते हैं सीधा। ठीक है, बाकी मैं बताऊंगा दैट क्या क्या फीचर्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो डिफरेंट सिटीज़ थी। ठीक है, क्या क्या उसमें कह सकते हो, टाउन प्लानिंग क्या थी, एग्रीकल्चर कैसा था, और क्या क्या वो रिलीजन को फॉलो करते थे या फिर नहीं फॉलो करते थे। सभी को क्लियर है?
तो अब बात करते हैं, डिस्कवरी ऑफ द आईवीसी हो गई थी। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स में हमें पढ़ना है हड़प्पा, सबसे पहली जो साइट डिस्कवर हुई थी, इट वाज द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड, ठीक है, ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। 1921 में हड़प्पा साइट डिस्कवर हुई थी। पंजाब में है, लेकिन कौन सा पंजाब, इंडिया वाला पंजाब में हड़प्पा नहीं, पाकिस्तान वाले पंजाब में, ठीक है, सभी को क्लियर है। तो पंजाब डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली। नोन फॉर ग्रेनरीज, ठीक है, इसमें ग्रेनरीज मिली, ठीक है, एक सिमिट्री है यहाँ पे, ठीक है, और साथ में अर्बन प्लानिंग है यहाँ पे प्रॉपरली, ठीक है। इसमें स्टोन सील्स मिले हैं, ठीक है, रेड सैंडस्टोन टोरसो, ये जो एक तरह से धड़ है, रे, रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ, ये भी मिला है यहाँ पे। सभी को क्लियर है। फिर अगर आगे अगर हम बढ़ते हैं इसमें, मोहनजोदाड़ो की बात करें, मोहनजोदाड़ो जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली साइट है, ठीक है, ये सिंध पाकिस्तान में है, ठीक है, इंडस जो रिवर है उसके बिल्कुल बिल्कुल पास में है ये जो मोहनजोदाड़ो साइट है, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट साइट है आईवीसी की, ठीक है। ये डिस्कवर कहाँ हुई है, 1922 में डिस्कवर हुई थी, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाता है कि ग्रेट बाथ जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी वाली कह सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट पे है, तो वो है मोहनजोदाड़ो में। ज़्यादातर चीज़ें हम मोहनजोदाड़ो में ही पढ़ेंगे एक्चुअली, मोहनजोदाड़ो काफ़ी बड़ी साइट थी इसलिए, ठीक है। द ग्रेट बाथ है यहाँ पे, ग्रेनरी है यहाँ पे। ग्रेनरी क्या होती है, जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर करा जाता है, जहाँ पे अनाज को स्टोर करा जाता है, रखा जाता है, उसको ग्रेनरी कहते हैं। तो सोचो उस जमाने में भी ग्रेनरी थी। ग्रेनरी का एक और चीज़, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि किसी जगह पर अगर ग्रेनरी रखी जाती है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में एक अनाज स्टोर करने की जगह हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास सरप्लस अनाज होगा, ऑफ कोर्स, ठीक है, आपके पास जो ग्रेन्स होंगे वो सरप्लस होगा। सभी को क्लियर है। तो द ग्रेट बाथ, फिर इसमें ग्रेनरी है, इसमें वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम है, क्या है, वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम है। वैसे पूरी की पूरी जितनी मतलब पूरी मतलब मोस्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, मतलब जो साइट्स थी, वहाँ पे जो है ना वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम था। हम वो पढ़ेंगे कैसा था, वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है, सभी को क्लियर है। नोटेबल आर्टिफैक्ट्स जो मिले हैं मोहनजोदाड़ो से, वो मिले हैं, डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है, आगे देखेंगे प्रीस्ट किंग स्टैचू, ये देखिए प्रीस्ट किंग स्टैचू भी मिला है यहाँ पे। कुछ ऑफ कोर्स कोई इंपॉर्टेंट फिगर होगी ये जिनका ये स्टैचू इन्होंने बना रखा है। और आप देख सकते हैं एक तरह से ड्रेस भी इन्होंने पहना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये इमेजेस मैंने इसलिए एक्चुअली ऐड करी हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, पढ़ने में बोरिंग ना लगे कि भाई क्या ये कहानी सी चल रही है, ठीक है। अब ये इसमें मैं बहुत बार यूज़ करूँगा, सील क्या होता है, ये सील बहुत बहुत बार यूज़ हो गया, ठीक है। आगे भी खैर ट्रेड में मैं डिटेल में समझाऊंगा सील्स क्या होते हैं और क्यों यूज़ होते थे। सील एक तरह का डाई होता था, क्या होता था, एक तरह का डाई होता था, जो कि कह सकते हो जो क्ले होती थी, क्ले क्ले पर प्रिंट छोड़ने के लिए सील्स को यूज़ करा जाता था। अब वो क्या उसका प्रॉपर यूज़ था वो हम ट्रेड में पढ़ लेंगे, बट एक तरह की डाई उसे समझिए, ठीक है। सभी को क्लियर है। तो ये पशुपतिनाथ वो सॉरी सील है, ठीक है, ये भी हमें मोहनजोदाड़ो से मिली थी, ठीक है। डांसिंग गर्ल स्टैचू हमें मिला है मोहनजोदाड़ो से, ये रहा, ठीक है। ये देखो ये डांसिंग गर्ल स्टैचू है, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है, ये जो ये वाला पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ये क्या है, द ग्रेट बाथ। ये कहाँ पे मिला था हमें, मोहनजोदाड़ो में। कहाँ पे मिला था, मोहनजोदाड़ो में, ठीक है, सभी को क्लियर है। ये देखिए यहाँ पे ग्रीनरी भी बनी हुई है यहाँ पे, ये एक्चुअली इसका थोड़ा रिप्रेजेंटेशन है जो ये राइट हैंड साइड वाला है, ठीक है, लेकिन असली इमेज मैंने राइट लेफ्ट हैंड साइड में अटैच करी हुई है। तो ग्रीनरी ये रहा, ठीक है, और ग्रीनरी ये रहा, और जो ये है क्या बोलते हैं इसे, जो ग्रेट बात है वो ये रहा। अब ग्रेट बात की खासियत क्या थी, ठीक है, ये 11.887 इन पॉइंट जीरो मीटर इंटू 2.43 मीटर की इसकी जो मतलब वो डीप था, ठीक है। अच्छा 11.88 मीटर इंटू इंटू यानी लंबाई चौड़ाई लगा लो यार, ठीक है, सभी को ले रहे हैं। 2.43 मीटर डीप था ये, ठीक है। इसमें सीढ़ियाँ थी नीचे उतरने के लिए, ठीक है, सीढ़ियाँ थी नीचे उतरने के लिए। साइड में रूम्स थे, कपड़े चेंज करने के लिए साइड में रूम्स थे, ठीक है। जो फ्लोर था, ये जो ग्रेट बाथ का जो फ्लोर था वो किससे बना हुआ था, बर्न्ट ब्रिक से बना हुआ था। किससे बना हुआ था, बर्न्ट ब्रिक से बना हुआ था। मतलब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, ये इवन मेसोपोटामिया के जो कल्चर था उससे भी ज़्यादा, मेसोपोटामिया नहीं सॉरी, उस टाइम इजिप्ट से भी इनके कांटेक्ट थे। तो इजिप्ट में उस टाइम मड ब्रिक्स यूज़ होती थी। कैसी ब्रिक्स यूज़ होती थी, मड ब्रिक्स यूज़ होती थी।
लेकिन जो ये लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ये बर्न्ड ब्रिक्स यूज करते थे जो कि ज्यादा मजबूत होती है। ठीक है, सभी को क्लियर है? ठीक है। अब मतलब इसका अनुमान ये लगाया जाता है, जो ग्रेट बाथ था, इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर बनाया है स्पेशली, जिसमें लोग कह सकते हो स्नान करते हैं, नहाते हैं, या जो भी चीज़ है। तो लोगों ने, मतलब जो भी हमारे हिस्टोरियंस है, उन्होंने ये लगाया दैट इसका जो पर्पस होगा वो रिचुअल बेदिंग की तरह इसे यूज करा जाता होगा। सभी को क्लियर है? इसको कैसे यूज करा जाता होगा? रिचुअल बेदिंग की तरह, बेदिंग के लिए यूज किया जाता होगा। ठीक है। ये यहाँ पे एक यूनिकॉर्न सील है। ठीक है, क्लियर है सबको? फिर आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट साइट आती है, धोलावीरा आती है। इससे पूछा भी गया है, यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, धोलावीरा गुजरात की साइट है। ठीक है, ये डिस्कवर कब हुई थी? 1967-68 में। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें जो ना वाटर कन्वर्जेशन सिस्टम है एक, मतलब लार्ज रिजर्वॉयर्स मिले हैं इस वाली साइट पे, दैट इज धोलावीरा में। बहुत सारे रिजर्वॉयर्स मिले हैं जहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग होती है, मतलब वाटर को स्टोर करने का एक तरह से इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था। तो अपने ज़माने का एक, मतलब कह सकते हैं यूनिक फीचर था ये इतना ज़्यादा इतना एडवांस फीचर उस ज़माने में कहीं नहीं मिलता था। ठीक है, इसी वजह से जो ये आपकी ये यूनेस्को है, उसने इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का खिताब दिया था, और मतलब लिस्ट में ऐड कर लिया था 2021 में। सभी को क्लियर है? तो ये कौन से आइलैंड पे लोकेटेड है? लोकेटेड ऑन द खादिर खादिर आइलैंड इन द रन ऑफ कच्छ। लोकेटेड इन द लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ खादिर इन द रन ऑफ कच्छ। ठीक है। और मैं एक सजेशन देना चाहूँगा आप लोगों को कि जब भी आप ये सब इस वाले चैप्टर को पढ़ेंगे या हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो थोड़ा जो है ना इमेजेस को थोड़ा याद करने की कोशिश करना। अगर ये इमेजेस सही ना लग रहा हो तो गूगल इमेजेस में जाना और किसी भी साइट का नाम लिखना और फिर देखना कि कैसे क्या था। तो आपकी जो है ना मेमोरी शार्प होगी, इसमें आपको याद रहेगा कि किस साइट पे क्या था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है और बहुत ईजी भी होता है फिर ये। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। डिस्कवरी सबको समझ आ गया? मेन इसमें क्या था, जो धोलावीरा था, इसमें मेन क्या था? एक तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, लार्ज रिजर्वॉयर्स थे। ठीक है, और दूसरा क्या था? आइलैंड और ऑफ खादिर में, रन ऑफ कच्छ में, मतलब ये लोकेटेड है। ठीक है, और फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको लिस्टेड है इन 2021 में। फिर नेक्स्ट साइड आती है लोथल, ये भी गुजरात में है। यहाँ पे एक डॉकयार्ड है। ठीक है, ये भी मतलब इस जमाने में, मतलब जिस एरा की इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, उस जमाने में सिर्फ लोथल ही एक ऐसी यूनिक जगह थी जहाँ पे कह सकते हो डॉकयार्ड था। अब डॉकयार्ड क्या होता है? देखो, ये रहा डॉकयार्ड, ये रहा डॉकयार्ड, सबको दिख रहा है यहाँ पे? अब इसमें क्या होता है डॉकयार्ड में? ठीक है, बोट्स आती हैं, ट्रेड करती हैं बोट्स। ठीक है, सामान लेकर आती हैं बोट्स, और यहाँ आती हैं, यहाँ पे रुकती हैं, एक तरह से पोर्ट कह सकते हो। और यहाँ पे बोट्स ठीक होती हैं। ठीक है, रिपेयर होती है, रिपेयर वर्क होता है, सामान लोड अनलोड होता है। तो ये प्रॉपर एक तरह से जो ट्रेडिंग के लिए एक तरह से स्पेशल जो डॉकयार्ड बनाया हुआ है, ये कहाँ पे प्रेजेंट था? लोथल में प्रेजेंट था। ठीक है, और यहाँ पे एक चेस बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर भी मिला है। कैसा स्ट्रक्चर मिला है? चेस बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर भी मिला है। ठीक है, एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी मिले हैं। यहाँ पे एक एक्चुअली बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी। ठीक है, यहाँ पे एक बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी। कहाँ पे? लोथल में बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, बेसिकली ये किसके पास था? समुद्र के पास था लोथल। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने डॉकयार्ड बना रखा था खुद। ठीक है, एक और चीज़ है यहाँ पे जो है ना, टेराकोटा फिगरिन्स मिले हैं ऑफ हॉर्सेस। ठीक है, अब ये जो है ना क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, गलती हो गई। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना कि क्या ये हॉर्स का था। अब ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड वो है टॉपिक, कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हॉर्स था वो मतलब यूज़ करते थे वो लोग, या फिर इवन अवेयर थे या नहीं थे। ठीक है, अवेयर हो सकते हैं, लेकिन क्या वो यूज़ करते थे, बड़े स्केल पे यूज़ करते थे? तो एज सच कोई बड़े स्केल पे एविडेंसेस नहीं मिले। क्या एविडेंसेस मिल सकते हैं वैसे हॉर्सेस का? एक तो जैसे फिगर हो गया, दूसरा, ठीक है, सभी को समझ आ रहे हैं? तो हॉर्सेस का कोई मतलब, आप मैंने पूछा कि भाई हॉर्सेस का क्या एविडेंस हो सकता है? जो सबसे सिंपल है भाई, हॉर्सेस की बोन्स हो सकती है, कि मतलब एक तरह से फॉसिल हो सकता है हॉर्सेस का, जो समझ आ सकता है। लेकिन ऐसा कोई क्लियर हमें ना ही फॉसिल मिला है। एक 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 आधा जगह पे मिला भी है, लेकिन एक मतलब बिल्कुल क्लियरली हमें कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला है। और साथ में जैसे ये जो टेराकोटा फिगर है, ये भी इतना क्लियरली नहीं बता रही है, ये भी इतना क्लियरली नहीं बता पा रही है।
कि ये एक हॉर्स है या नहीं है। ठीक है, सभी को क्लियर है। लेकिन यूपीएससी पे क्वेश्चन आ रखा है इसमें, वो मैं डिस्कस करूंगा इस चैप्टर के बाद। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं इसी चैप्टर के साथ पढ़ा दूंगा। बाकी चैप्टर तो हो सकता है हम बाद में हम डिस्कस कर लेंगे अलग से, एंशियंट इंडिया के क्वेश्चंस। लेकिन इस चैप्टर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। ठीक है, और इजी भी अंडरस्टैंड करना, मतलब इसमें स्कोर करना भी काफ़ी इजी है, तो फिर इसको तुरंत डिस्कस करना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स में नेक्स्ट जो साइट आती है वो है राखीगढ़ी हरियाणा में। राखीगढ़ी हरियाणा में, ये जो है ना लार्जेस्ट लार्जेस्ट नोन साइट है इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में लार्जेस्ट नोन साइट है। एक्चुअली ये वैसे तो मोहनजोदाड़ो से भी बड़ी है ये साइट, बताते हैं। ठीक है, ये लेकिन इसकी एक्सकवेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाउन्स और मतलब घर बन गए हैं, मतलब बहुत सारे हरियाणा में। ठीक है, तो जिस जगह लोकेटेड है वहाँ काफ़ी ज़्यादा घर बन गया, अब उनको कह सकते हो रीलोकेट करना और ये सब चीज़ काफ़ी काफ़ी कह सकते हो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। लेकिन अभी तक जितनी एक्सकवेशन हुई है उस हिसाब से भी इंडिया में सबसे बड़ी साइट है ये। और मैंने जो बताया कि ये वैसे बताया जाता है कि ये मोहनजोदाड़ो से भी बड़ी है। सभी को क्लियर है? ठीक है, इसमें क्या है, एक्सटेंसिव बरियल साइट्स हैं। ठीक है, बरियल साइट्स यहाँ पे मतलब बहुत सारी डेड बॉडी दफनाई गई हैं। ठीक है, अर्बन प्लानिंग हुई है प्रॉपर। ठीक है, अब जहाँ पे भाई प्रॉपर कह सकते हो दफनाए गए हैं, कह सकते हो लोग बहुत ज़्यादा, कह सकते हो नंबर ऑफ डेड बॉडीज यहाँ से मिली है, या फिर फॉसिल या फिर रिमेन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स मिले, डेड बॉडीज नहीं बोलेंगे, रिमेन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स मिले हैं। तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन डीएनए स्टडीज़, ठीक है, बहुत ज़्यादा हुई हैं इस वाली साइड पे। और इससे बेसिकली हमें पता चलता है कि हमारे एंसेस्ट्रल कह सकते हो लीनिएज एक तरह से स्टडी होती है उस पर। तो रिसर्च के लिए काफ़ी यूज़ हुआ है, जो यहाँ से हमें ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है? फिर और ये जो है ना, ये जो राखीगढ़ी साइट है ये घाघरा हाकड़ा घग्गर हाकरा रिवर सिस्टम के पास में है। ठीक है, जो कि कहा जाता है कि जो सरस्वती रिवर है उसी की कोई ब्रांच है। घग्गर हाकरा रिवर सिस्टम के पास में है ये। सभी को क्लियर है? एविडेंसेस ऑफ मेटलर्जिकल एक्टिविटीज़ भी मिले हैं यहाँ पे। कॉपर टूल प्रोडक्शन के एविडेंसेस मिला है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ ऑफ फर्नेसेस बहुत, मतलब यहाँ पे देखा गया है यूज़ ऑफ फर्नेसेस भी यहाँ पे डिस्कवर हुआ है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भाई फर्नेसेस कौन सी साइड पे देखा गया है, तो फर्नेसेस हमने राखीगढ़ी में देखा है जो कि हरियाणा में। फिर नेक्स्ट आता है कालीबंगन, जो कि है कहाँ पे, राजस्थान में। इसके ऊपर केबीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। केबीसी, ठीक है, कितने लाख का था ये, तो कितने लाख करोड़ का था मेरे को याद नहीं, बट केबीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कालीबंगन के ऊपर, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, तो कालीबंगन में क्या है, प्लॉट एग्रीकल्चर फील्ड, जो खेत जोतते हैं ना। ठीक है, तो उसके एविडेंसेस मिले कि यहाँ पे खेत जोता गया था। अब वो मैं दिखाऊंगा आपको। एंड ये ओल्डेस्ट एविडेंस है, मतलब ओल्डेस्ट अगर कहीं पे खेत जोतने के कहीं पे एविडेंस मिले हैं, तो वो कहाँ पे मिले हैं, कालीबंगन में मिले हैं। मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, एक सेकंड रुकिए, स्लाइड आखिरी में डाला हुआ था। हाँ, ये देखिए, जो ये वाला है, जो ओल्डेस्ट एविडेंस है, पूरे वर्ल्ड की बात बता रहे हैं हम कि फ्लोइंग होती थी। ठीक है, वो यहाँ पे मिले। सभी को क्लियर है? ये देख लीजिए, ये देखो पैटर्न से बने हुए हैं ऐसे। ठीक है, सभी को क्लियर है? फिर इसके बाद ये रहा। ठीक है, तो एक सेकंड, ये रहा एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट नोन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये याद रखना, ये भी याद रखना, ये वाला पॉइंट भी। कालीबंगन का है राजस्थान में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बनावली। बानावली हरियाणा में। बानावली का है हरियाणा में। ये वाला, इसमें ये डायग्राम याद रखना, या डायग्राम सॉरी इमेज ये याद रखना। ठीक है, इसमें क्या है, सर्कुलर सर्कुलर शेप्ड सेटलमेंट्स थी। कैसी सेटलमेंट्स थी? सर्कुलर शेप्ड सेटलमेंट्स थी। यहाँ पे ब्रॉन्ज टूल्स बहुत यूज़ होते थे। देखो, एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझने के लिए। ठीक है, जो चैल्कोलिथिक साइट्स थी वो जो है ना इसके पैरेलल में चल रही थी, मतलब जो चैल्कोलिथिक कल्चर थे वो इसके पैरेलल में चल रहे थे। किसके पैरेलल में? इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उनको मतलब कॉपर के बारे में पता ही था। ठीक है, कॉपर के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन थी, और कॉपर यूज़ भी करते थे, मतलब इन डिफरेंट जो कल्चर्स थे साथ में। ठीक है, उनसे इंपोर्ट भी करते थे ये लोग। ठीक है, मतलब कॉपर परचेज भी करते होंगे या जैसा भी है। ठीक है,
तो लेकिन जो भारी मात्रा में जिस भी मतलब किस चीज़ का इन्होंने यूज़ करा है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में इन्होंने यूज़ करा है, ज़्यादा अमाउंट में ब्रॉन्ज का। इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। मतलब मैं जो इतनी देर से बात बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहते हैं, क्या दूसरा नाम क्या दिया गया है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन, ठीक है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं किसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। सभी को क्लियर है, क्योंकि ब्रॉन्ज इन्होंने मतलब सबसे ज्यादा अगर कुछ यूज करा है तो इन्होंने ब्रॉन्ज करा है, ठीक है। पेंटेड पॉटरी है यहाँ पे मिली है, कहाँ पे, बनावली हरियाणा में, ठीक है। पेंटेड पॉटरी, टेराकोटा फिगरेंस मिली है यहाँ पे, सभी को क्लियर है। फिर आगे इसमें चानू धारो है। चानू धारो कहाँ पे है, सिंध पाकिस्तान में। चानू धारो कहाँ पे है, सिंध पाकिस्तान में, ठीक है। इसमें बीड मेकिंग मिली है, टॉय मैन्युफैक्चरिंग के देखो चानू दारो से याद रखना टॉय, अगर टॉय मैन्युफैक्चरिंग के अगर कहीं सबूत मिले तो वो कहाँ पे मिले हैं, हमारे चानू दारो में, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मिली है, ठीक है। एब्सेंस यहाँ पे सिटाडेल नहीं मिला है, ठीक है, जैसे कि बाकी अदर सिटीज में मिला है। अब सिटाडेल क्या होता है वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा टाउन प्लानिंग में। टाउन प्लानिंग जब पढ़ेंगे तब हम सिटाडेल के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा जो भी है, सुरकोताड़ा, जैसे भी इसको प्रोनाउंस करेंगे आप सीख लेना, ठीक है। गुजरात में है, इंडिया में, ठीक है। इसमें हॉर्स लाइक रिमेन्स मिले हैं, कैसे मिले हैं, हॉर्स लाइक रिमेन्स। पर क्या ये मतलब क्लियर है कि हॉर्स लाइक रिमेन्स मिले हैं यहाँ पे, मतलब कि हॉर्स ही है, ठीक है। क्या इस चीज़ का प्रूफ है हमारे पास कि ये हॉर्स ही है, तो नहीं, अगर देखा जाए तो क्लियरली नहीं है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें मड ब्रिक फोर्टिफिकेशन है, ठीक है। मड ब्रिक जो है उसकी फोर्टिफिकेशन करी गई है, ठीक है। और इससे हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी पता चलता है, एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। और इसमें क्या है, इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग इंटरेक्शंस विद अदर कल्चर्स, ठीक है, सुरकोतड़ा। एक्चुअली ये जो गुजरात वाली से कुछ साइट्स हैं, ये काफ़ी जो है ना उसके पास थी, समुद्र के पास थी, तो ट्रेडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती थी ये साइट्स, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। फिर बाकी इस चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा, मैं जितनी भी साइट्स हैं सारी की सारी आपको मैप में भी दिखाऊंगा, ठीक है, आगे। फिर नेक्स्ट आती है कोटदीजी। जो कोटदीजी साइट है, ठीक है, ये सिंध पाकिस्तान में है। कोटदीजी जो साइट है वो कहाँ पे, इंडिया में है क्या, नहीं, ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ये प्री हड़प्पन साइट है एक तरह से, एंड हड़प्पन सेटलमेंट के भी सबूत मिले यहाँ पे। तो प्री हड़प्पन हो गया, यानी जो जब हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो डेवलप होने से पहले जो कुछ जो भी सिविलाइजेशन रही होगी या जो भी कल्चर रहा होगा, फिर वो धीरे धीरे डेवलप हो गया, किसमें किसका पार्ट बन गया, हड़प्पन सेटलमेंट्स या फिर हड़प्पन कल्चर का पार्ट बन गया, ठीक है। यहाँ पे डिफेंसिव वॉल देखी गई है, ठीक है। और इन्होंने कह सकते हो बहुत अर्ली यूज़ करा था किसका, सिरेमिक का। इन्होंने बहुत अर्ली यूज़ करा था किसका, सिरेमिक का। फिर आता है सुख्त गैंडोर। अब सुख्त गैंडोर क्या है, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में मिलता है, ठीक है। मतलब ये जो साइट है इसमें बलूचिस्तान पाकिस्तान में है लोकेटेड, ठीक है। मकरान कोस्ट के पास है ये, ठीक है। एक तरह से अब कोस्ट के पास है तो क्या होगा, ट्रेडिंग होगी। और फिर इसमें क्या है, मेरीटाइम ट्रेड होता था, ठीक है। फिर बात करते हैं रोपड़। रोपड़ कहाँ पे है, पंजाब में है। रोपड़ कहाँ पे है, पंजाब में है, ठीक है। सभी को क्लियर है रोपड़ का है। यहाँ पे सिमेट्री है, मतलब बरियल, वही बरियल प्रैक्टिसेस देखी गई है, ठीक है। अर्ली इंटरेक्शन अगर जानना हो बिटवीन हड़प्पन एंड पोस्ट हड़प्पन कल्चर्स, तो इससे काफ़ी एविडेंसेस मिले हैं, रोपड़ से हमें काफ़ी एविडेंसेस मिले हैं। तो सभी को क्लियर है। फिर अमरी क्या है, एक पाकिस्तान में एक साइट, ठीक है, ये भी पढ़ लेना। मतलब मैं मेनली नाम बता रहा हूँ ये, और थोड़ा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो किसी किसी अगर साइट में अगर डिटेल में जाना था तो वो मैंने स्लाइड में मेंशन कर दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है देसलपुर गुजरात में, ठीक है। ये भुज के नियर लोकेटेड है। यहाँ पे फोर्टिफिकेशन हो रखा है। फोर्टिफिकेशन सबको पता है ना कि भाई किसी भी एक एरिया के चारों तरफ एक तरह से दीवार खड़ी कर देना, ठीक है, तो उसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं। किस चीज़ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। वो प्रोटेक्शन किसी से भी हो सकती है, एनिमी से हो सकती है, कह सकते हो आउटसाइडर से हो सकती है, पानी से हो सकती है, ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन है, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड टाउन प्लानिंग थी देसलपुर गुजरात में। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। तो ये ईस्टर्न मोस्ट जो भी साइट थी, ईस्टर्न मोस्ट जो भी साइट थी, ईस्टर्न मोस्ट जो भी साइट थी, उसका नाम क्या है, आलमगीरपुर। उसका नाम क्या है, आलमगीरपुर। ये मेरठ के पास है एक्चुअली। ये किसके पास है, मेरठ के पास है। इट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट इज़ द ईस्टर्न वेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे हड़प्पन की पॉटरी मिलती है, ठीक है। और ये दिखाता है कि भाई कितना बड़ा, कितना वास्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर मांडा आता है। मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है।
मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था ट्रेड रूट के लिए। ठीक है, एविडेंस ऑफ हड़प्पन पॉटरी एंड सील्स यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो बहुत सिंपल था। अभी तक जो हमने पढ़ा है, डिफरेंट साइट्स पढ़ी हैं। ठीक है, जो साइट इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब टाउन प्लानिंग की बात करते हैं। मैंने बोला था टाउन प्लानिंग आगे पढ़ाऊंगा। टाउन प्लानिंग यानी क्या है, जो टाउन है वो किस तरह से वो कह सकते हो डिज़ाइन था, किस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स थे वो किस तरह से बनाए गए थे। ठीक है, घर किस तरह से डिज़ाइन थे, वो सारी चीज़ें हमें टाउन प्लानिंग में पढ़ना है। ठीक है, टाउन को किस तरह से प्लान किया गया। तो जो एक तरह से कोई एक सेकंड, एक मैं वो बना लेता हूँ, एक क्लियर पेज बना लेते हैं। ठीक है, ऐड पेज, ये रहा। तो इसमें जो था सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब जो इंडिया में आज भी अचीव नहीं हो पा रहा है कहीं कहीं, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली में आज भी ये चीज़ अचीव नहीं हो पा रही है जहाँ हम रहते हैं। तो यहाँ क्या है, ग्रिड पैटर्न लेआउट है। क्या है? ग्रिड पैटर्न लेआउट। जो स्ट्रीट्स थी जो स्ट्रीट्स थी वो ग्रिड की तरह डिजाइंड थी। यानी कैसे? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली ऐसे इंटरसेक्शन इंटरसेक्टेड थी। ठीक है, और ये जो एंगल था ये कितना था? 90 डिग्री था। सोचो, मतलब उस जमाने में 90 डिग्री यानी राइट एंगल पे इंटरसेक्टेड थी जो डिफरेंट स्ट्रीट्स थी। सभी को क्लियर है? तो इसमें क्या था, इसमें पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड था ये पूरा, जो भी ये टाउन बनाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम। सभी को क्लियर है? तो अगर मैं बात करूँ, क्या है, स्ट्रीट्स रनिंग इन स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। ठीक है, डिवीजन इनटू सिटाडेल एंड लोअर टाउन, डिवीजन इनटू सिटाडेल एंड लोअर टाउन। एक सेकेंड। ठीक है, डिवीजन इनटू सिटाडेल एंड लोअर टाउन। अब ध्यान से देखिए, देखो कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट लोग होंगे उस जमाने में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम। वो कौन लोग थे ये एग्जैक्टली जो है ना डिसाइफर नहीं हो पाया। ठीक है, वो हो सकता है कि कह सकते हो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, या फिर जो कह सकते हो इस कल्चर को रन करते थे, या फिर जो रूलिंग क्लास थी वो लोग कह सकते हो अलग से दिखना चाहते होंगे, मतलब, या फिर उनको एक स्पेशल जगह दी गई होगी किसी भी टाउन में। तो जो टाउन था ना, वहाँ देखो इस तरह से कुछ था। एक ऐसा स्ट्रक्चर था। ठीक है, और नॉर्मल फिर अपने घर थे। ठीक है, मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया। तो ये जो रेज्ड वाला स्ट्रक्चर था, ये जो उठा हुआ स्ट्रक्चर था, जहाँ पे अलग अलग फिर अलग अलग स्ट्रक्चर्स थे, इसको इन्होंने क्या नाम दिया है? इसको इन्होंने नाम दिया सिटाडेल। इसको क्या नाम दिया? सिटाडेल नाम दिया। ठीक है, क्लियर है सबको? इसको क्या नाम दिया? सिटाडेल नाम दिया। और ये जो जहाँ पे नॉर्मल लोग रहते थे उसको क्या नाम दिया? लोअर टाउन। इसको क्या नाम दिया? लोअर टाउन। सभी को क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? इसको क्या नाम दिया? लोअर टाउन। ठीक है, तो सिटाडेल एंड लोअर टाउन के बारे में समझ आ गया। तो लोअर टाउन बेसिकली वो होगा जहाँ पे नॉर्मल लोग रिजाइड करते होंगे, और सिटाडेल जहाँ पे रूलिंग क्लास रिजाइड करती होगी। ठीक है, तो आ जाते हैं बैक स्लाइड पे। एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, तो ये रहा सिटाडेल रेज्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, इट हाउस्ड पब्लिक बिल्डिंग्स लाइक, यहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग्स भी थी जैसे ग्रीनरीज हो गई, असेंबली हॉल्स हो गए। पॉसिबली, ये देखो ये मैंने आपको समझा है, दैट इज पॉसिबली एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस सेंटर। ठीक है, पॉसिबली एडमिनिस्ट्रेटिव या रिलीजियस सेंटर। ऑफ कोर्स कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन ही होता होगा जो इसको एक अलग से एक प्लेटफॉर्म पे बनाया गया। सभी को क्लियर है? एक अलग से प्लेटफॉर्म दिया गया, इसलिए कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस ही होंगे। ठीक है, फिर आगे आते हैं इस पे। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था ये, मतलब उस जमाने में भी, मतलब उस जमाने में था, सोचो। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था जिसको कवर करा गया था। ठीक है, जिसको कवर करा गया था, कवर्ड ड्रेन्स रनिंग अलोंग मेन रोड्स, मतलब जो मेन रोड्स थी। ठीक है, उनके साथ में क्या चला था? कवर्ड ड्रेन, ढका हुआ ड्रेन्स थे। ठीक है, और ये जो ड्रेन्स थे ये, और ये जो ड्रेन, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, एक सेकंड, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेन ड्रेन है जो मेन रोड के साथ चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से गए छोटे छोटे ड्रेन भी थे, एक तरह से जैसे नालियाँ होती है ना वैसे, और ये भी कवर थी, ये जो नालियाँ थी ये भी ढकी हुई थी। और ये जो कह सकते हो ये पानी जा रहा है या फिर गंदा पानी जो भी चीज़ है। ठीक है, ये वाला ड्रेन भी कवर था, जो मेन ड्रेन था वो भी कवर था। और जो छोटी छोटी नालियाँ थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक घर है। ठीक है, ये जो छोटी छोटी नालियाँ थी या फिर छोटे छोटे ड्रेन थे, स्मॉल ड्रेन और जो मेन ड्रेन था वो सारे कवर्ड थे। सभी को क्लियर है?
ड्रेन्स को जो है ना ब्रिक्स से बनाया गया था। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, ड्रेन्स को जो है ना किससे बनाया गया था, ब्रिक्स से बनाया गया था। इनको स्लैब से कवर करा गया था, रेगुलरली क्लीन होते थे। ठीक है, और इवन इंस्पेक्शन भी होता था। सभी को क्लियर है? अब यूनिफॉर्मिटी थी, जितनी भी बिल्डिंग्स थी उन सब वो सारी यूनिफॉर्मली बिल्ड थी। ठीक है, और मैंने आपको बर्न ब्रिक्स के बारे में बता ही दिया था। लेकिन जो बर्न ब्रिक्स थी उन जो बर्न ब्रिक्स थी उसकी जो साइज थी वो बहुत यूनिफॉर्म थी। वो क्या थी, यूनिफॉर्म थी, मतलब एक ही तरह की बर्न ब्रिक्स यूज हुई है, ऐसे नहीं कि कोई कहीं छोटी कहीं बड़ी। जो उसका साइज था वो बिल्कुल ही कह सकते हो सेम था। और इसके ऊपर एक्चुअली यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ रखा है डायरेक्ट, साइज ही पूछा हुआ है। ठीक है, सभी को क्लियर है? स्टोन्स एंड वुड वर ओकेजनली यूज्ड। स्टोन्स एंड वुड जो थी वो ओकेजनली यूज होती थी। सभी को क्लियर है? ये मैंने पूरा यहाँ पे आपको एक कह सकते हो डायग्राम अटैच करा हुआ है, जिसमें हमने देखा है, मतलब हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो टाउन प्लानिंग थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसे होती थी। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना, जो भी कह सकते हो पूरा टाउन था उसके चारों तरफ सिटी वॉल्स होती थी। जो भी पूरा टाउन था उसके चारों तरफ क्या होता था, सिटी वॉल्स होती थी। सभी को क्लियर है? ये देखो सिटी वॉल्स। तो और यहाँ से मेन एंट्री एग्जिट का पॉइंट हो गया, गेटवे। और जो भी सिटी थी उसको चारों तरफ से किससे घेरा होता, सिटी वॉल से घेरा होता। सभी को क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कंटिन्यूड। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट था। सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट था। जो घर थे उसमें प्राइवेट वेल्स थे। क्या थे? प्राइवेट वेल्स थे। जो घर थे उसमें प्राइवेट वेल्स थे। बाहर कुछ प्राइवेट, सॉरी, बाहर भी कुछ जो कॉमन पब्लिक के लिए जो था वहाँ भी वेल्स थे। घरों में भी प्राइवेट वेल्स थे। ठीक है, सारे घरों में नहीं थे, मोस्ट ऑफ द घरों में प्राइवेट वेल्स थे। ठीक है, बाथिंग एरियाज था। लगभग हर घर में कह सकते हो नहाने का एक अलग से सेपरेट एरिया था। ठीक है, जो कि कनेक्टेड था किससे, ड्रेनेज से। वो मैंने आपको पिछले उसमें बता ही दिया। ठीक है, आपने ये भी देखा कि एक ग्रेट बाथ था। ठीक है, ग्रेट बाथ कहाँ पे था, मोहनजोदाड़ो में मिला है। ठीक है, अब ये सेरिमोनियल या फिर रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज़ होता था, ये इतना क्लियर नहीं है, बट माना जाता है कि रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज़ होता होगा। ठीक है, हाउसेज एंड रेजिडेंशियल एरियाज। ठीक है, हाउसेज वर बिल्ड इन वेरिंग साइजेस। वेरिंग साइजेस में घर बनते थे। ठीक है, जो कि दिखाते थे कि भाई सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं। अब छोटे बड़े घर हैं तो छोटे घर बेसिकली किनके होंगे, जो थोड़े पुअर होंगे। बड़े घर किसके होंगे, जो थोड़े कह सकते हो जिनका स्टेटस थोड़ा हाई होगा। ठीक है, हाउसेज वर मल्टी स्टोरेड हाउसेज थे, मल्टी स्टोरेड हाउसेज थे, मेड ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, और लगभग हर घर में कोर्टयार्ड था। क्या क्या था? कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड क्या होता है सबको पता है ना? ठीक है, आपने पुरानी मूवीज देखी होंगी, एक जैसे घर होता है, घर के बीच में एक ओपन सा एरिया होता है जिसके ऊपर छत नहीं होती। ठीक है, जहाँ पे मतलब जैसे भूल भुलैया या फिर किसी मूवी में आपने देखा होगा, उसमें छत नहीं होती। ठीक है, और मतलब पूरा वो खाली होता है और उसके चारों तरफ घर बना होता है, मतलब एक तरह से एम्प्टी एरिया होता है। ठीक है, तो कोर्टयार्ड है। ठीक है, किचन थे, किचन के लिए अलग था, बाथरूम मैंने बता ही दिया। प्राइवेट वेल्स थी। ठीक है, फोर्टिफिकेशन, सिटी वॉल्स भी आपको बता दिया कि जितनी भी कह सकते हो हमारी सिटीज़ थी उसके चारों तरफ वॉल क्रिएट करी हुई थी। ठीक है, इससे डिफेंसिव था, मतलब एक तरह से कोई एनिमी वैनिमी है उससे कह सकते हो प्रोटेक्शन के लिए था। फिर ऊपर से अगर फ्लड आती थी तो फ्लड कंट्रोल के लिए वो वॉल्स यूज़ करी जाती थी। ठीक है, और डीमार्केशन पर्पस, यानी ये एक तरह से सेपरेट भी करती थी बाकी एरिया से हमारी जो जो भी हमारी डिफरेंट सिटीज़ रही होंगी। सभी को क्लियर है? ठीक है, और फिर अब बात करते हैं पब्लिक ग्रीनरीज, पब्लिक बिल्डिंग्स एंड ग्रीनरीज की अगर बात करी जाए। ठीक है, ग्रीनरीज क्या है? लार्ज स्टोरेज फैसिलिटीज थी फॉर सरप्लस ग्रेन्स विद एयर डक्ट टू प्रिवेंट स्पॉइलेज। ठीक है, अब सोचो उस जमाने में एयर डक्ट बना रखा है कि भाई सड़ ना जाए हमारा अनाज। ठीक है, तो लार्ज स्टोरेज फैसिलिटीज थी। ठीक है, असेंबली हॉल्स थे, असेंबली हॉल्स थे। ठीक है, जहाँ पे लोग गैदर होते थे, और मतलब मेनली मतलब ये समझा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ही वो गैदर होते थे। ठीक है, सभी को क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर और इन इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अब आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो बात करें, फील्ड्स वर ऑफन लोकेटेड नियर रिवर्स टू यूज द नेचर फ्लडिंग फॉर इरिगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी ज़्यादा एडवांस कह सकते हो एक एक सोसाइटी होने के बाद भी ये लोग जो है ना, इन्होंने प्रॉपर कैनाल सिस्टम नहीं बनाया, या फिर कोई एडवांस कैनाल सिस्टम नहीं बनाया। छोटे मोटे कैनाल वैनल इन्होंने यूज़ करे होंगे, या फिर कैनाल जो बंड्स होते हैं वो इवन इवन बंड्स भी इन्होंने यूज़ करे हैं, लेकिन
बड़े लेवल पे कोई जो इरिगेशन के लिए, यानी जब कह सकते हो क्रॉप्स को उगाया जाता है तो उसके लिए पानी जो लाया जाता है उस प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं, जब पानी डाला जाता है क्रॉप्स को उगाने के लिए। ठीक है, लेकिन इरिगेशन के लिए जैसे जैसे एक जो हमारी रुड़की में या फिर हरिद्वार से एक कैनाल चलती है, ठीक है, वो क्या करती है पूरे यूपी में पानी पहुंचाती है, ठीक है, वेस्टर्न यूपी में। इसी तरह से कोई उस जमाने में इतना एडवांस होने के बाद भी इन लोगों ने कैनाल्स ढंग से यूज़ नहीं करे। ये डिपेंड किस पे करते थे, पानी पानी देने के लिए क्रॉप्स को, ये डिपेंड करते थे फ्लडिंग को, यानी जब कह सकते हो ज़्यादा पानी बढ़ जाता है रिवर्स में, ठीक है, उसको इन्होंने यूज़ करा किसके लिए, फॉर इरिगेशन पर्पसेस के लिए। सभी को क्लियर है? ठीक है। सीजनल फ्लडिंग, ऑफ कोर्स सीजनल फ्लडिंग होती होगी ऑफ इंडस एंड घग्गर हाकरा रिवर, डिपॉजिटेड फर्टाइल सिल्ट एनरिचिंग द सॉइल फॉर क्रॉप्स। सभी को क्लियर है? अब इन्होंने क्रॉप्स कौन कौन से यूज करें, वीट एंड बार्ले। वीट एंड बार्ले क्या थे, इनके स्टेपल क्रॉप्स थे, स्टेपल क्रॉप्स थे, यानी सबसे ज्यादा ये पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में यही खाए जाते थे, ठीक है। यानी जो मेन डाइट थी वो थी वीट एंड बार्ले द्वारा। फिर राइस के भी एविडेंसेस मिले हैं, कहाँ पे मिले हैं, लोथल में मिले हैं, रंगपुर में मिले हैं, ठीक है। मिलेट्स के भी कह सकते हो एविडेंसेस मिले हैं कुछ एरियाज में, ठीक है, रीजनल डाइवर्सिटी जो दिखाती है इन क्रॉप चॉइसेस। पल्सेस के भी एविडेंसेस मिले हैं, लेंटिल्स, लेंटिल्स, चिकपीस, पीस, कॉटन। कॉटन का इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है, सॉरी, कॉटन का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कॉटन में ये चीज़ याद रखना, ठीक है, दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू ग्रो कॉटन कॉल्ड सिंडोन बाय द ग्रीक्स। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी दुनिया में लगभग कह सकते हो फर्स्ट थे जिन्होंने कह सकते हो कॉटन ग्रो करी थी। और इस कॉटन को ये जो ग्रीक्स थे वो क्या नाम देते थे, सिंडोन। ठीक है, जो ग्रीक्स थे उन्होंने क्या नाम दिया कॉटन को, सिंडोन। ठीक है, क्लियर है, सबको क्लियर है? ऑयल सीड्स भी यूज करते थे, मस्टर्ड एंड सिसमे सीड्स भी यूज करते थे, वर ग्रोन फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, सभी को क्लियर है? फिर फ्रूट्स की बात करें तो एविडेंसेस ऑफ डेट्स, मेलन्स, पॉसिबली बनानास हैज़ बीन फाउंड। तो डेट्स, मेलन्स और पॉसिबली बनानास, मतलब इवन बनानास के भी एविडेंसेस मिला है। मैंने कालीबंगन का आपको बता ही दिया था कि जो वर्ल्ड में जो सबसे अर्लीस्ट एविडेंस मिला है कि भाई प्लोइंग होती थी, ठीक है, वो कहाँ पे मिला है हमें, कालीबंगन में मिला है, ये रहा देखो। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट एग्रीकल्चर कंटिन्यू ही करेंगे, अभी एग्रीकल्चर पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, देखेंगे कि कौन सा प्लो, किस टाइप का प्लो वो यूज़ करते थे, और बाकी टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ यार अगर पॉसिबल हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे काफ़ी कम सब्सक्राइबर्स हैं, और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स देख के हमारी मोटिवेशन बढ़ेगी। पूरी की पूरी जितनी भी बुक्स हैं लक्ष्मीकांत से लेकर कह सकते हो जो भी हमारी एंशियंट इंडिया की है या मॉडर्न इंडिया की बुक्स हैं, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स इसमें ही डालेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे ही डालेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।